नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 198 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 7 वाहनों की राजकीय भाषा थी। तो 7 वाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और उनकी लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। सातवाहन नरेश हाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की थी और 7 वाहनों के अभिलेख भी प्राकृत भाषा में ही हैं। जो 7 वाहन नरेश हाल है उसके दरबार में गुणाढ्य तथा रविवर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी और बृहत कथा मूलतः पेशाची प्राकृत में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को किसने भूमि अनुदान दिया था? तो ये दिया था 7 वाहनों ने। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान 7 वाहन शासकों ने दिया था। पुराणों में 7 वाहन वंश को आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। आंध्र भृत्य और आंध्र जातीय कहा गया है। 7 वाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। 7 वाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इस वंश के इतिहास के लिए मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। 7 वाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश दक्षिणाधिपत कहा जाता है। 7 वाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणाधिपत कहा जाता था। सर्वमान्य तौर पर 7 वाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान या पैठान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। बेसनगर विदिशा से प्राप्त अभिलेख तत्कालीन स्थिति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। बेसनगर या विदिशा से प्राप्त अभिलेख तत्कालीन स्थिति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस अभिलेख को यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने उत्कीर्ण करवाया था और जो हेलियोडोरस है वह यवन शासक एंटियालकिडास के राजदूत थे जो कि तक्षशिला पर शासन कर रहा था। हेलियोडोरस ने अपने बेसनगर के स्तंभ लेख में काशी पुत्र भागभद्र नामक शुंग नरेश का उल्लेख किया है। भागभद्र नामक शुंग नरेश का उल्लेख किया है और भागभद्र की पहचान होती है भद्रक से। शुंग शासक भद्रक। हेलियोडोरस ने स्वयं को भागवत कहकर पुकारा है जिससे उसके भागवत धर्म का अनुयायी होने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख को देवों के देव वासुदेव को समर्पित किया गया है। राजा सर्वतात के गोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, तो राजा सर्वतात का गोसुंडी प्रस्तर अभिलेख, इस अभिलेख से गजवंश के पाराशरी के पुत्र सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ के संचालन और विष्णु मंदिर की सीमा के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। राजा सर्वतात के गोसुंडी प्रस्तर अभिलेख, तो इस अभिलेख से हमको गजवंश के पाराशरी के पुत्र सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के संचालन की और उनके द्वारा विष्णु मंदिर की सीमा के निर्माण की जानकारी हमको मिलती है। जो ये अभिलेख है, ये अभिलेख गोसुंडी गांव में अवस्थित है जो कि नगरी चित्तौड़गढ़ के पास है।
राजस्थान में। यह संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा है। जो ये अभिलेख है यह राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। सातवाहन रानी नागनिका के नानाघाट गुफा अभिलेख से, तो सातवाहन रानी नागनिका के नानाघाट गुफा अभिलेख, तो इसकी भाषा प्राकृत है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और इसका काल है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। चंद्र के महरौली स्तंभ अभिलेख से, तो ये अभिलेख है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। क्वेश्चन नंबर 4 है विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो इसकी उपाधि ग्रहण की थी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के अतिरिक्त देवराण, देवगुप्त आदि उपाधियां भी ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नागा तथा कदम्ब नरेश काकुस्थ वर्मन की पुत्री से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नागा तथा कदम्ब नरेश काकुस्थ वर्मन की पुत्री से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों के सहयोग से शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त कर भारत से शकों का उन्मूलन कर दिया था और इसी उपलक्ष्य पर उसने साकारी की उपाधि ली थी। इसी उपलक्ष्य में उसने साकारी की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने कला व साहित्य को संरक्षण दिया था। चीनी यात्री फाहियान भी उन्हीं के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बाण भट्ट गद्य साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखकों में से एक है। वह हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे। हर्षचरित्र में हर्ष की जीवनी लिखी है, जिसमें हर्षचरित्र में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवि की कल्पना का भी समावेश था। जो बाण भट्ट की विख्यात रचना है उसका नाम है कादम्बरी। बाण भट्ट की विख्यात रचना का नाम है कादम्बरी। कादम्बरी का अधिकांश भाग बाण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कादम्बरी का कुछ भाग उनके पुत्र पुलिंद के द्वारा भी लिखा गया था। बाण भट्ट की अन्य रचनाएं हैं परिणय और चंडी शतक आदि। कालिदास संस्कृत के महान लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। हेनसांग की रचना है सीयू की। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता। तो अपने वृत्तांत में, ठीक है, तो अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता। पहला ऑप्शन है मध्य देश में शांति और व्यवस्था का, ठीक है, तो इसका उल्लेख करता है फाहियान कि मध्य देश में शांति और व्यवस्था थी। बी है दंड न्याय की कठोरता का, ये सही है। फाहियान अपने उल्लेख में दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं करता है, ठीक है। सी है चांडालों का समाज बहिष्कृत के रूप में, ठीक है, ऐसा उल्लेख करता है कि चांडालों का जो है समाज से उनको बहिष्कृत
किया गया था। ठीक है, वे समाज से बहिष्कृत थे। और डी है आम लोगों में निरामिषता का अर्थ होता है जो मांसाहार नहीं करता। तो ऐसा भी उल्लेख किया है कि आम लोग निरामिषता थे, मतलब आम लोग जो है मांसाहार नहीं करते थे। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया कि जो है फाइयान दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं करता है। जो फाइयान है वह एक चीनी यात्री था जो भारत में बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने तथा बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने भारत में पंजाब, मथुरा, कन्नौज, काशी, पाटलिपुत्र आदि नगरों की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 414 एडी में शासक बने थे। 414 एडी में शासक बने थे। उन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि जो साम्राज्य उनको मिला उसी में शांति बनाए रखने में वे सफल रहे। कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों तथा हुणों का आक्रमण हुआ, किंतु युवराज स्कंदगुप्त ने इन आक्रमणों को सफलतापूर्वक जो है विफल कर दिया। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया तथा श्री अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन करवाया था। कार्तिकेय का अंकन सिर्फ कुमारगुप्त के सिक्कों पर ही हमको मिलता है। कुमारगुप्त वैष्णव धर्म के उपासक थे, तथापि फिर भी अन्य धर्मों के प्रति वे सहिष्णु थे। 455 एडी में कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त 455 से 467 एडी तक शासन किया इन्होंने, और स्कंदगुप्त ने भारत की महान संस्कृति की रक्षा की एवं भारी आक्रमण से भारत की रक्षा की। क्वेश्चन नंबर 8 है दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा? दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? तो इसके लिए भेजा मलिक काफूर को। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन की दक्षिण विजयों का श्रेय काफी हद तक मलिक काफूर को जाता है। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाओं ने 1306 में देवगिरी पर विजय प्राप्त की, 1309 में वारंगल पर विजय प्राप्त की, 1310 में द्वार समुद्र पर विजय प्राप्त की और 1311 में मालाबार पर विजय प्राप्त की। उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने गुजरात विजय की थी। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और इन्होंने अपना नाम गियासुद्दीन तुगलक रखा। क्वेश्चन नंबर 9 है पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? तो मुहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान। इतिहास में मुहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान कहते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत का सबसे विवादास्पद सुल्तान था। उसका मूल नाम जूना खां था। युवराज के रूप में मुहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल तथा उड़ीसा पर शानदार विजय प्राप्त की थी। वह इतिहास में अपनी प्रशासनिक योजनाओं के लिए विख्यात है। उसकी प्रशासनिक योजना निम्न प्रकार है। उसने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया, जो कि इस प्रयास में वे विफल रहा। उसने दोआब में कर वर्दी की, जिसकी वजह से दोआब में विद्रोह फूट पड़ा। उसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कि विफल रहा। उसने कृषि के विकास हेतु दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की, जिसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हो गया।
उसने खुरासान विजय हेतु 1 वर्ष तक विशाल सेना को वेतन दिया, जो कि व्यर्थ रहा क्योंकि उसने खुरासान अभियान किया ही नहीं। ठीक है, अगला है कराचील विजय हेतु 1 लाख सैनिकों की सेना भेजी, जिसमें से बहुत कम सैनिक वापस आए। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी जो प्रशासनिक योजनाएं हैं वह बहुत हद तक विफल रही, इसलिए उसको मूर्ख सुल्तान या पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान या फिर विवादास्पद सुल्तान कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद शासक बना और ये 1351 से 1388 तक शासक रहा। फिरोज शाह तुगलक एक सक्षम सैन्य नेता नहीं था, लेकिन वह शहरों, स्मारकों और सार्वजनिक भवनों का एक महान निर्माता था। वर्ष 1361 में जाजनगर ओडिशा में उसके अभियान ने पुरी जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया 1290 से 1296 तक। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और वह सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विचार दिया कि शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर से 1526 में हारा था। वह बदनाम शासक था क्योंकि वह अपने अमीरों के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर आदि शहरों की स्थापना की थी। फतेहपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर आदि शहरों की स्थापना की थी। ठीक है साथियों, इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 198 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।